नमस्कार दोस्तों, 20 जून के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहला आर्टिकल जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने दिख रहा है, द ग्रॉस अब्यूज ऑफ मणिपुर मैंडेट। मणिपुर की स्टेट पॉलिटिक्स में काफी प्रॉब्लम चल रही है दोस्तों। डिफेक्शंस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। जो 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ऑथर का यह कहना है कि 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से वॉयलेट किया जा रहा है। तो दो क्राइसिस चल रही है मणिपुर में इस समय पे। एक तो क्राइसिस है आपकी कोविड-19 की, उसके साथ साथ डेमोक्रेसी में भी एक क्राइसिस चल रही है। और इससे ये जो कुछ हो रहा है आपका मणिपुर में, इससे जो लोगों का भरोसा है ना इलेक्शन प्रोसेस पे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस पे लोगों का भरोसा उठेगा। खुलेआम करप्शन चल रहा है। तो ये क्या है, ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट अगर बात की जाए दोस्तों, तो इन न्यू लॉकडाउन अ सेकेंड चांस फॉर तमिलनाडु। अभी क्या है देखिए, तमिलनाडु में खासकर चेन्नई और उसके आसपास की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में जो कोरोना के केसेस हैं वो बहुत ज्यादा हैं। और कहा जाता है कि तमिलनाडु में ज्यादातर केसेस इन्हीं इलाकों में हैं। आप कह सकते हैं कि इस समय पे तमिलनाडु में 54,449 कंफर्म्ड केसेस हैं। इससे ज्यादा केवल महाराष्ट्र में है, 1,20,000 से भी ज्यादा। और फिर दिल्ली भी अभी लगभग 50,000 केसेस हैं। तो कैसे चेन्नई के जो केसेस हैं उनको कम किया जा सकता है, कैसे मुंबई से एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, क्राइसिस इन द पेनिनसुला। अभी देखिए, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशंस फिर से बढ़ गई हैं। तो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में टेंशन क्यों बढ़ी, और साथ साथ इन टेंशंस को डिफ्यूज करने के लिए यूएस क्या रोल प्ले कर सकता है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। अगला आर्टिकल है दोस्तों, रिवॉल्विंग डोर। इसमें भी देखिए मणिपुर की पॉलिटिक्स की बात की गई है। तो इस आर्टिकल के भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं पहले वाले आर्टिकल में कवर कर दूंगा, ये वाले आर्टिकल में, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया, द ग्रॉस अब्यूज ऑफ मणिपुर मैंडेट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये आर्टिकल है टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ द कैपिटल। देखिए यहां पे जो आप गवर्नमेंट ने दिल्ली में कोरोना की हैंडलिंग की है उसके खिलाफ कुछ बातें लिखी गई, किस तरीके से गलत हैंडलिंग की है। किसी गवर्नमेंट के खिलाफ क्या गलत है वो हमें नहीं देना है। इस आर्टिकल में उन चीजों को मैं निकालूंगा जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट केस स्टडीज जो आप अपने पेपर में कोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम आज अपने इस आर्टिकल में देखने वाले दोस्तों। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे, द ग्रॉस अब्यूज ऑफ द मणिपुर मैंडेट। द पॉलिटिक्स इन द स्टेट इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ द लॉ बीइंग मेड अ सबऑर्डिनेट फंक्शन ऑफ पावर। हुआ क्या दोस्तों, अच्छा इसको देखने के लिए आप एक चीज और देख लीजिए, और वो है आपका 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है। ये जो 10th शेड्यूल है ये हमारे संविधान में लाया कब गया, 1985 में लाया गया, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर। अच्छा एक सवाल आपसे, क्या 10th शेड्यूल इस 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पहले भी आया था हमारे संविधान में? क्या 10th शेड्यूल के थ्रू पहले कुछ हुआ है हमारे संविधान में, बाद में 10th शेड्यूल को हटा दिया गया और फिर 10th शेड्यूल को इसके लिए इस्तेमाल किया गया, एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए? अगर ऐसा कुछ है तो नीचे कमेंट में बताइए। अब देखिए क्या बोलते हैं 10th शेड्यूल, कि देखिए ये ले डाउन करता है उस प्रोसेस को बाय विच लेजिस्लेटर्स में बी डिस्क्वालिफाइड ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होगा उसके सामने इस डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स रखी जाएंगी, और स्पीकर के पास ये ताकत होगी, उसको लगता है कि अगर 10th शेड्यूल के प्रोविजंस को वायलेट किया गया है तो वो डिफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अभी देखिए प्रॉब्लम ये हो रही है दोस्तों कि स्पीकर अगर मनमानी करने लगे, और स्पीकर मनमानी करने लगे रूलिंग पार्टी की तरफ से, तो प्रॉब्लम होती है। ये सब बातें यहां पे कही गई हैं। इस 10th शेड्यूल में लिखा क्या है, एक लेजिस्लेटर जो किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से कंटेस्ट इलेक्शन लड़के पावर में आया है, उसने सीट जीती है, अगर वो उस पॉलिटिकल पार्टी को वॉलंटरली छोड़ के किसी और पॉलिटिकल पार्टी में मिल जाता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर इश्यू में, किसी एक पर्टिकुलर मैटर में वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडरशिप के डायरेक्शन के हिसाब से वोट नहीं करता है किसी भी एक्ट पे या बिल पे, तो उसको इस डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ के थ्रू हटाया जा सकता है। ये है आपका 52nd अमेंडमेंट। फिर यहां पे एक और अमेंडमेंट की बात की गई दोस्तों, वो भी जरूरत है। देखिए जरूरी है समझना, 91st अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 में। इसने ये बोला कि भाई लोकसभा की जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें कितने लोग मिनिस्टर बनेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा के ज्यादा नहीं हो सकते। यही चीज आपकी स्टेट में रखी गई। तो स्टेट में भी जो टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते।
लेकिन यह भी बोला गया कि द नंबर ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर इन अ स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, तो 12 से कम भी नहीं हो सकते। ये प्रोविजंस आए थे 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के थ्रू। ठीक है, तो अगर ये चीज हो गई कि 12 से कम नहीं हो सकते, मतलब कि यहां पे आपका जब बात हो रही है मणिपुर की, तो मणिपुर की जो भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे भी 12 मेंबर्स होंगे। अब देखिए रियल बवाल अब यहां पे शुरू होगा। 2017 में मणिपुर असेंबली के इलेक्शंस हुए। अच्छा, टोटल मेंबर कितने हैं मणिपुर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में? 60। इसमें यह बोला गया कि बीजेपी ने जीते 21, कांग्रेस ने जीते 28। इस 60 मेंबर की असेंबली में सरकार बनाने के लिए चाहिए 31, आधे से एक ज्यादा 31 चाहिए। तो कांग्रेस को चाहिए केवल 3, बीजेपी को चाहिए 10। यहां पे आप देखोगे दोस्तों कि बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल है, कांग्रेस के लिए सरकार बनाना आसान है। लेकिन आप देखोगे कि अल्टीमेटली सरकार कौन बनाएगी? अल्टीमेटली सरकार बनाएगी बीजेपी। यहां पे बीजेपी कहते हैं ना, एक डर्टी गेम ऑफ पॉलिटिक्स खेलेगी। सबसे पहले बीजेपी क्या करेगी कि भाई देखिए, जो 4 मेंबर्स थे, नेशनल पीपल पार्टी है, नेशनल पीपल पार्टी के 4 लोग थे, उन 4 लोगों को बीजेपी ने अपने साइड पे मिला लिया। 1% तृणमूल कांग्रेस का जीता था, उसको अपने साइड मिला लिया। एक इंडिपेंडेंट एमएलए था, उसको अपने साइड मिला लिया। 6 लोग हो गए। फिर इधर उधर से सीटें इकट्ठा करी और एंड में जब 30 सीटें हो गई, बीजेपी के पास उनको एक और सीट की जरूरत थी, तो यहां पे उन्होंने खेला एक मास्टर स्ट्रोक। एक पर्सन है टी श्याम कुमार। टी श्याम कुमार, टी श्याम कुमार कांग्रेस की तरफ से जीते थे एंड ही वॉज अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस। टी श्याम कुमार एकदम एंड टाइम पे कांग्रेस पार्टी से निकल के बीजेपी पार्टी को सपोर्ट दे देंगे और बीजेपी पार्टी की सरकार बन जाएगी। और इसके लिए टी श्याम कुमार को मिनिस्टर बनाया गया स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। यानी कि टी श्याम कुमार कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की तरफ आए, जिसके लिए उनको मिनिस्टर की पोस्ट मिली। अब आप अगर 52nd अमेंडमेंट एक्ट देखते हो, 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ, तो वो क्या बोलता है कि भाई टी श्याम कुमार को हटाइए, ये डिस्क्वालिफाइड है चूंकि इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ को वॉलेट किया है। तो भाई अब देखिए, हटना तो चाहिए भाई, बिल्कुल हटना चाहिए इनको। प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि ये डिस्क्वालिफिकेशन करेगा कौन? ये डिस्क्वालिफिकेशन करेगा स्पीकर ऑफ द हाउस। स्पीकर ऑफ द हाउस मेजॉरिटी पार्टी का है, स्पीकर ऑफ द हाउस ने डिस्क्वालिफिकेशन किया ही नहीं। अच्छा, बीजेपी भी ये जानती थी कि सरकार बनाते वक्त जब वो टी श्याम कुमार को अपोजिशन से अपनी तरफ ले रहे हैं, तो उन्हें ये बात पता थी कि टी श्याम कुमार आज नहीं तो कल डिस्क्वालिफाइड होंगे, कभी ना कभी केस कोर्ट के हाथ में जाएगा। और वही हुआ दोस्तों। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ये नहीं चल पाएगा। 28 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 2020 ने बोला कि जो टी श्याम कुमार हैं, इनको डिस्क्वालीफाई करिए, इनके ये मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। और फिर आप देखोगे कि जो 60 मेंबर की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो 59 मेंबर की रह जाएगी, क्योंकि टी श्याम कुमार जी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि टी श्याम कुमार के डिस्क्वालिफिकेशन के साथ एक ट्रेंड शुरू हुआ। ट्रेंड क्या शुरू हुआ कि भाई कांग्रेस साइड के जो और एमएलए थे, वो भी धीरे धीरे साइड चेंज करके बीजेपी की तरफ आते रहे। और 2017 से लेके अब तक हुआ ये कि लगभग 7 एमएलए कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी की तरफ आ गए। तो पहले ही 21 थे बीजेपी के पास, फिर उसने एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी का भी सपोर्ट ले लिया, तृणमूल कांग्रेस का भी सपोर्ट ले लिया, इंडिपेंडेंट एमएलए का भी सपोर्ट ले लिया, तो वो मेजॉरिटी में आ गया। और धीरे धीरे डिफेक्शन करके कांग्रेस से और लोग आ रहे हैं किसकी तरफ? बीजेपी की तरफ। लेकिन जब बीजेपी ने ये किया दोस्तों, तो बीजेपी को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी, ऐसा यहां पे ऑथर ने बोला है। कैसे कीमत चुकानी पड़ी? देखिए, 12 मिनिस्टर्स हो सकते हैं मणिपुर की लेजिस्लेटिव असेंबली में। एक तो चीफ मिनिस्टर होगा, बाकी 11 लोग। कहा जाता है कि जो बाकी 11 मिनिस्टर्स अपॉइंट करने थे ना बीजेपी की लीडरशिप को मणिपुर में, इन 11 में से कहा जाता है 4 तो देखिए नेशनल पीपल पार्टी को ही देने पड़े, क्योंकि इनके 4 लोगों का सपोर्ट चाहिए था सरकार बनाने के लिए। एक नागा पीपल फ्रंट को देना पड़ा, एक लोक जनशक्ति पार्टी को देना पड़ा, और एक वो जो कांग्रेस एमएलए टी श्याम कुमार डिफेक्ट होकर आए थे उसको देना पड़ा। तो यहां पे ये बोला जा रहा है कि भाई ये जो 4, 1 और 7 और 1 8 चीफ मिनिस्टर, मतलब केवल 4 सीटें बची बीजेपी के जो कोर मेंबर्स हैं उनके लिए। तो भाई सरकार बनाने के लिए आपने 21 से 31 का सफर तो तय कर लिया,
लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 10 लोग आप लेके आए, ज्यादातर जो आपने मिनिस्टर की सीटें थी वो इन 10 लोगों को बांट दी। तो भाई ओरिजिनली जो बीजेपी की तरफ से लड़ा था उनके पास ज्यादा मिनिस्टर की सीटें गई नहीं। लेकिन यहां पे ऑथर ने यह भी बोला है कि यहां पे बीजेपी पार्टी की किस्मत अच्छी थी, जो लोग चुन के आए थे बीजेपी की तरफ से वो वेटरन नहीं थे, पुराने दिग्गज नेता नहीं थे, न्यू कमर्स थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा सीटें वोटों की डिमांड करी नहीं है। अब जो यहां पे कैंप है, अब जो यहां पे पॉलिटिकल माहौल है मणिपुर की असेंबली में, वो चेंज होता नजर आ रहा है। हुआ यह है कि जो 7 एमएलए आए थे ना दोस्तों, ठीक है ना, ये जो 7 एमएलए आए थे आपके कांग्रेस से बीजेपी की तरफ, इसमें से कुछ एमएलए ये डिसाइड करेंगे कि हम कांग्रेस के पास वापस जा रहे हैं, हमें बीजेपी में नहीं रहना है। कई कारण तो ये बोलेगा कि देखिए ये जो 7 एमएलए आए थे ये भी इस लालच में आए थे कि इनको कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिलेगी, बट इनको कोई मिनिस्ट्रियल पोस्ट मिली नहीं। पहले टी श्याम कुमार जो कि कांग्रेस के थे, बीजेपी में आए, उनको मिनिस्टर की पोस्ट दे दी, बाद में जो लोग आए उनको कोई पोस्ट वोस्ट मिली नहीं, तो वो नाराज हो गए। अब देखिए यहां पे ये जो 7 लोग हैं जो दल बदल कर रहे थे, एक पहले टी श्याम कुमार आ गए कांग्रेस से बीजेपी की तरफ, 7 लोग फिर बाद में आए, तो टोटल 8 लोग हो गए। टी श्याम कुमार जी को सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2020 में डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये जो बचे 7 लोग थे, इस बचे 7 लोगों ने बोला, इस बचे 7 में से 4 लोगों ने बोला कि भाई हम तो जा रहे हैं किसकी तरफ, हम जा रहे हैं आपका कांग्रेस की तरफ वापस, हमें बीजेपी में रहना नहीं। नेशनल पीपल पार्टी के 4 लोगों ने भी कहा हम जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। तृणमूल कांग्रेस के एमएलए ने भी कहा हम जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। इंडिपेंडेंट एमएलए ने कहा हम भी जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ। जो सब पहले बीजेपी की तरफ आ गए थे वो बोल रहे हैं हम जा रहे हैं वापस कांग्रेस की तरफ। प्लस ये जो 7 लोग थे, पहले टी श्याम कुमार के बाद जो 7 लोग कांग्रेस से बीजेपी की तरफ आए थे, तो कांग्रेस को समझ में आया कि भाई इनका डिफेक्शन होना चाहिए, और स्पीकर डिफेक्शन कर नहीं रहा, तो कांग्रेस चली गई मणिपुर हाईकोर्ट। और कांग्रेस ने जाके मणिपुर हाईकोर्ट में केस फाइल किया और बोला कि सर देखिए ये क्या हो रहा है, ये डिफेक्शन है, 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, इनको आप सजा दीजिए। तो अब सजा में कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि भाई ये 7 लोग, these 7 पीपल के अगेंस्ट जो भी केसेस हैं, उस स्पीकर उनको डिस्पोज करेगा, और तब तक ये लोग वोट नहीं करेंगे। यानी राज्यसभा की जो सीट के इलेक्शन हो रहे हैं मणिपुर से, और आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप मणिपुर की बात करो, जो राज्यसभा की सीट है ना दोस्तों मणिपुर से, एक ही है, उस राज्यसभा की सीट के इलेक्शन थे। हाई कोर्ट ने बोला ये जो 7 लोग हैं जिन्होंने डिफेक्ट किया है, ये राज्यसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और हाई कोर्ट ने स्टेट की गवर्नमेंट से क्या बोला कि भाई देखिए आप इनके खिलाफ, जो 7 लोगों के खिलाफ जो केस है, इनको आप डिस्पोज करिए, बट ये केस डिस्पोज करोगे आप राज्यसभा के इलेक्शंस के बाद। लेकिन खास बात दोस्तों यह है कि बीजेपी की रूलिंग गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पीकर ने क्या किया, 7 में से जो 4 लोग इधर गए थे उनको छोड़ के जो 3 लोग बीजेपी की तरफ रह गए थे, उनके खिलाफ हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में जो स्पीकर है उसने केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, और इन 3 लोगों को बोला गया कि भाई आप लोग 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालीफाइड नहीं है और आप लोग राज्यसभा के इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं। और वहीं पे ये 4 लोग जो बीजेपी को कैंप को छोड़ के वापस जा रहे थे कांग्रेस की तरफ, इन 4 लोगों के नाम राज्यसभा के इलेक्शन वाली लिस्ट में नहीं है। यानी राज्यसभा के लिए जो वोटिंग पड़ेगी, वो 4 लोग जो बीजेपी को छोड़ के वापस कांग्रेस चले गए, वो लोग वोट नहीं डालेंगे। लेकिन 3 लोग जो बीजेपी की तरफ रह गए थे उनको एक स्पेशल माफी दे दी, केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। तो ऑथर यहां पर यह कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, क्या पार्टीशन पॉलिटिक्स आप चला रहे हो, नियम कानून की कुछ वैल्यू ही नहीं रह गई आपके नजरों में, आप कुछ भी कर रहे हैं। तो ये सब बातें दोस्तों यहां पे कही गई हैं। आपको पूरा केस तो देखिए समझ में आ ही गया होगा। मणिपुर हाईकोर्ट का इन्वॉल्वमेंट इसमें, सुप्रीम कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट है, एंटी डिफेक्शन लॉ को ब्लेटेंटली वायलेट किया जा रहा है। यह सवाल आपके मेंस से बन सकता है। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1985 याद रखिएगा। अच्छा, एंटी डिफेक्शन लॉ को आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, यह भी याद रखिएगा। 91st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 को भी आपके प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। क्राइसिस इन द पेनिनसुला। भाई कोरियन पेनिनसुला है, तगड़ी क्राइसिस वहां पे हो रही है। क्या क्राइसिस है? देखिए, और बात चल रही थी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में एक जॉइंट लायजन ऑफिस बना था बॉर्डर पे, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जो 38th पैरेलल निकलती है ना, जो डीमिलिटराइज्ड जोन है। देखिए कहां पे दिखाता हूं आपको, यहां दिख रहा है आपको रशियन फेडरेशन, ठीक है, यहां दिख रहा है आपको चाइना, ये दिख रहा है आपका नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया किसके किसके साथ बाउंड्री बना रहा है? चाइना के साथ ही बना रहा है,
और यहां देखिए रशिया के साथ भी बना रहा है। नॉर्थ कोरिया के नीचे आता है साउथ कोरिया। ये जो रीजन है ना दोस्तों, ये डीमिलिटराइज्ड रीजन है। इसको 38th पैरेलल भी कहा जाता है। 38th पैरेलल इज बेसिकली अ बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। तो अगर आपके सामने यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल आ जाए 38th पैरेलल क्या है, तो दिस इज अ बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। यहां पे तगड़ा डीमिलिटराइज्ड जोन है। इस डीमिलिटराइज्ड जोन में एक लाइजन ऑफिस बनाया गया था जब साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के लीडर्स मिले थे और बातचीत हो रही थी, थोड़ी बहुत बातें अच्छी होने लगी थी और डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स चल रही थी। यह कहा जा रहा था कि जो नॉर्थ कोरिया के पास इतने सारे न्यूक्लियर वेपन है, इस न्यूक्लियर वेपन के स्टॉक पाइल्स को खत्म किया जाए, डी न्यूक्लियराइजेशन किया जाए, ताकि साउथ कोरिया भी सेफ फील कर सके, यूएसए के रिलेशंस नॉर्थ कोरिया से अच्छे हो सके, नॉर्थ कोरिया के ऊपर के सैंक्शंस हट सके। जो उनके लीडर थे किम जोंग उन, ये भी यही चाहते थे। थोड़ी बहुत बातचीत चल रही थी, बातें हो भी रही थी, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लीडर ने यह बोला कि भाई 31 दिसंबर तक कुछ ना कुछ करिए, डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स में कुछ होना चाहिए। वॉशिंगटन के साथ बात चल रही थी, सियोल भी इसमें बातचीत कर रहा था। 31 दिसंबर निकल गई, डी न्यूक्लियराइजेशन टॉक्स में कुछ खास हुआ नहीं और आप देखेंगे कि इस साल 2020 में नॉर्थ कोरिया ने अपने मिसाइल टेस्ट किए हैं। अब देखिए ये क्राइसिस शुरू कैसे हुई। क्राइसिस हुई है कि भाई जो नॉर्थ कोरिया से कुछ लोग हैं जो नॉर्थ कोरिया से डिफेक्ट करके आके साउथ कोरिया में रहने लगे, तो उनका एंटी नॉर्थ कोरिया स्टांस, और नॉर्थ कोरिया के लोगों के अगेंस्ट में नहीं, नॉर्थ कोरिया की सरकार के अगेंस्ट में वो बोलते हैं। तो हुआ क्या कि बॉर्डर पे खड़े होके, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे खड़े होके इन्होंने कुछ बैलून छोड़ दिए बॉर्डर के उस साइड पे, ठीक है। प्रोपोगंडा लीफलेट्स थे और लीफलेट्स में नॉर्थ कोरिया की रूलिंग सरकार के अगेंस्ट लिखा हुआ था। तो जो नॉर्थ कोरिया की रूलिंग सरकार है उनको नाराज हो गई, साउथ कोरिया से बोला कि भाई इनके ऊपर एक्शन लो। साउथ कोरिया ने एक्शन नहीं लिया, तो भाई प्योंगयांग ने सारी हॉटलाइंस काट दी। हॉटलाइंस क्या होती है? हॉटलाइंस ये होती है कि भाई मिलिट्री जोन में जो दो मिलिट्री कमांडर्स हैं अपोजिट साइड के, वो आपस में फोन पे बात कर सकते हैं और कोई टेंशन नहीं, उसको डिफ्यूज कर सकते हैं। इंडिया चाइना टॉक्स में भी यही हुआ है। इंडिया चाइना टॉक्स में कई बार ये बात हुई कि हॉटलाइन बनानी चाहिए, बट चाइना ने मना कर दिया, बोला हम हॉटलाइन नहीं बनाएंगे। समझ गए दोस्तों? तो हॉटलाइन में होता क्या है कि सीधे सीधे मिलिट्री कमांडर्स आपस में बात कर सकते हैं। हॉटलाइन नहीं होगी तो क्या होगा कि पहले जो मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बात करेंगे और मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव फिर अपने कमांडर को आदेश देंगे। तो मतलब जो चैनल ऑफ बीच में जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है वो बढ़ जाएंगे, तो जो इंफॉर्मेशन का डिसिमिनेशन है, इंफॉर्मेशन के मूव करने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा धीमे हो जाएगा अगर हॉटलाइंस नहीं है। तो हॉटलाइंस काट दी नॉर्थ कोरिया ने, ठीक है। नॉर्थ कोरिया ने लाइजन ऑफिस को खत्म कर दिया, डिमोलिश कर दिया, और नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि ट्रूप्स के अलोंग बॉर्डर के अलोंग ट्रूप्स को डिप्लॉय करेगा। अब यहां पे प्रॉब्लम हो गई दोस्तों। साउथ कोरिया में पूरी की पूरी एक यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री है, और यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री क्या करती है? नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के रिलेशंस अच्छे रह सके इस बात को वो इंश्योर करती है। लेकिन अब हुआ क्या कि भाई यूनिफिकेशन मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर थे किम योन चुल ने कर दिया रिजाइन। अब सियोल को समझ में आया कि थोड़ी बहुत गलती हो गई, तो वो जो लोग थे जिन्होंने उस लीफलेट्स को छोड़ा था उनको पकड़ के अब थोड़ा बहुत साउथ कोरिया की सरकार पनिश कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि चीजें हाथ के बाहर जा रही हैं। लेकिन ऑथर का यहां पे बोलना है कि केवल उनको पनिश करने से नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया को गुस्सा इसलिए है क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बीच में जो बातचीत हुई है, जिसकी शुरुआत सिंगापुर से हुई थी, वो बातचीत पूरी तरीके से फ्रक्टिफाई नहीं हो पाई। 1950 से 1953 में कोरियन वॉर हुआ था। यूएसए आपका किसकी तरफ था? साउथ कोरिया की तरफ था। नॉर्थ कोरिया की तरफ था चाइना। चाइना एक बहुत बड़ा साथी है नॉर्थ कोरिया का। अगर कभी आप नॉर्थ कोरिया में टूरिज्म करने भी जाओगे ना दोस्तों, तो या तो आप चाइना से ट्रेन पकड़ के जाओगे या फिर चाइना के थ्रू होती हुई फ्लाइट से जाओगे। बहुत कम ही ऐसा होता है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर कोई फ्लाइट चाइना के अलावा सीधे सीधे लैंड करती है। नॉर्थ कोरिया के चाइना से बहुत अच्छे रिलेशन है। अब जब ट्रंप के बीच में और मिस्टर किम के बीच में बातचीत चल रही थी, तो मिस्टर किम इस बात पे तो तैयार हो गए थे कि हम अपने न्यूक्लियर स्टॉक पॉइल्स को खत्म करेंगे, हम अपने जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है उसको बंद करेंगे। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने क्या बोला? मिस्टर ट्रंप ने बोला कि हम आपके ऊपर से सैंक्शंस तभी हटाएंगे जब आप कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन करेंगे, कंप्लीट, वेरीफिएबल एंड इररिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन। हो सकता है कि मिस्टर किम जोंग उन इस चीज को भी मान जाते, लेकिन मिस्टर किम जोंग उन पहले कुछ कंसेशंस चाह रहे थे यूएसए से,
और यूएसए कंसेशंस देने को तैयार नहीं था, ट्रंप कंसेशंस देने को तैयार नहीं था। ट्रंप का कहना था सैंक्शंस तभी हटेंगे जब कंप्लीट वेरीफिएबल एंड इररिवर्सिबल डीन्यूक्लियरेशन करोगे। मिस्टर किम ने बोला अगर हम ये कर देंगे तो हम अपना लेवरेज ही खो देंगे, उसके बाद तो हमारे पास निगोशिएट करने के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि हम अपने न्यूक्लियर प्लांट को बंद कर रहे हैं। तो किम जोंग यून ने कहा कि कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेंगे। किम जोंग यून ने कहा कि उनको जो योंग ब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, योंग ब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, इसको बंद कर देंगे। तो किम जोंग उन ने इतना कहा। इसके अगेंस्ट में ट्रंप को भी कुछ करना चाहिए था, भाई ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। ट्रंप और साउथ कोरिया ने बोला हम तभी कुछ करेंगे जब आप सीवीआई के सिद्धांत को, कंप्लीट वेरीफिएबल एंड इररिवर्सिबल डीन्यूक्लियरेशन, इस बात पे किम जोंग उन तैयार नहीं हुए और लॉजिकली होंगे भी नहीं। दोस्तों अभी के लिए ट्रंप का ध्यान नॉर्थ कोरिया की तरफ बिल्कुल नहीं है। उनकी खुद की यूएस की इकोनॉमी में काफी प्रॉब्लम चल रही है। कोरोना के चक्कर में इतने लोग मर चुके हैं, लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं, इकोनॉमी नीचे जा रही है, एंटी रेसिज्म प्रोटेस्ट हो रहे हैं जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद। तो भाई काफी बवाल हो रखा है आपका यूएस में। तो यूएस का ध्यान नॉर्थ कोरिया की तरफ है ही नहीं। जरूरी यह है कि नॉर्थ कोरिया से बातों को फिर से बढ़ाया जाए, नॉर्थ कोरिया के ऊपर थोड़े बहुत सैंक्शंस हटाए जाएं ताकि उनकी इकोनॉमी भी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ थोड़ा मिल सके और फिर वो भी अपने एंड पे थोड़ा डीन्यूक्लियरेशन करे, थोड़ा यूएस भी आगे बढ़े। यूएस अपने हिसाब से सब कुछ यहां पे नहीं करा सकता, ये ऑथर कहने की कोशिश कर रहे हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहां पे देखिए दोस्तों, टेस्टिंग द लिमिट्स ऑफ कैपिटल ई। तो भाई कैपिटल सिटी कोरोना वायरस के रिस्पेक्ट में क्या कर रही है इसके बारे में बात की। देखिए यहां पे कुछ लोगों का एग्जाम्पल दिया गया। उस एग्जाम्पल में ये दिया गया कि वो हॉस्पिटल्स में गए, उनको बेड नहीं मिले, फिर कभी बेड मिले तो कोई फैमिली मेंबर जब हॉस्पिटल में एडमिट हुआ दोस्तों, तो एडमिट होने के बाद उसको पानी नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वो फोन पे अपने घर वालों को बता रहा है कि भाई मेरे पास पानी नहीं है। तो घर वाले भाई पानी लेके जा रहे हैं, वो पानी पहुंचाएं कैसे पेशेंट के पास, तो किसी गार्ड को पैसे देके पीछे से पेशेंट के पास पानी पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के समय पे एम्बुलेंस बुलाने के लिए हजारों रुपए लोगों को खर्च करने पड़े। अभी भी कैपिटल सिटी में प्राइवेट इलाज जब कोरोना वायरस का हो रहा है, उसकी प्राइस कैपिंग नहीं की गई है। यहां पे एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया गया मुंबई का। मिड मार्च के दौरान पे जब लॉकडाउन शुरुआत हुई तो जो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दोस्तों, ठीक है। तो बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या किया कि ये बोला गया भाई कि जो आइसोलेशन बेड्स दिए जाते हैं कोविड 19 के पेशेंट के लिए, कि कहीं पे साइड में कोविड 19 का पेशेंट एडमिट है, उसका जो मैक्सिमम चार्ज है पर बेड का वो 4,000 रुपए हो सकता है। 21 मई को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि गवर्नमेंट के प्राइस कैप के हिसाब से 80% ऑफ द बेड्स रखे जाएंगे। यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल में मान लीजिए 100 बेड्स हैं, ठीक है, तो इस 100 बेड्स में से 80 बेड को गवर्नमेंट प्राइस कैप के हिसाब से दिया जाएगा। तो आइसोलेशन वार्ड के लिए 4,000 रुपए पर दिन का प्राइस कैप था। फिर अगर आप देखोगे इंटेंसिव केयर यूनिट है, आईसीयू यूनिट है, उसके लिए 7,500 रुपए प्रतिदिन का प्राइस कैप था। और अगर वेंटिलेटर है तो 9,000 रुपए प्रतिदिन का प्राइस कैप था। अब ये 7,500 9,000 थोड़ा ज्यादा लगेगा दोस्तों, बट ये फिर भी सही है। दिल्ली में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो एक एक दिन का 1-1 2-2 लाख रुपए का बिल बना रहे हैं कोरोना वायरस के टाइम पे। और अभी भी ना दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट ने और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस किया है जिससे यह बोला जाए कि दिल्ली के प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इलाज है कोविड का उसके लिए प्राइस कैप लगाए गए हों। यूनियन होम मिनिस्टर ने अनाउंस किया गया कि भाई कोविड 19 पेशेंट के लिए जो आइसोलेशन बेड्स होंगे उनका जो प्राइस कैप है वो हम 8,000 से लेकर 18,000 के बीच में करेंगे, बट इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। और आइसोलेशन बेड्स 8,000 से 18,000 दिल्ली में बात की जा रही है, अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया है, और महाराष्ट्र ऑलरेडी 4,000 कर चुका है मिड मार्च में। प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है दिल्ली में, उसके बाद भी प्रॉपर डिसीजंस लेट लिए जा रहे हैं। ये सब बातें दोस्तों कही गई हैं, और भी बहुत सी बातें कही गई हैं। यहां पे टेस्टिंग में दिल्ली की टेस्टिंग कम है। दिल्ली सरकार बोल रही है कि भाई जो पर मिलियन पॉपुलेशन के जो हिसाब से जो हमारी टेस्टिंग है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरे इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी से कहीं ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली की, इसलिए वहां पे टेस्टिंग भी ज्यादा होनी चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ही हैं इसमें, ज्यादातर इस आर्टिकल में मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लगा नहीं, क्योंकि लोगों के एग्जाम्पल्स ज्यादा दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए कोरोना वायरस एक इवॉल्विंग प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड एक और आर्टिकल यहां देखिए, इन न्यू लॉकडाउन और सेकेंड चांस ऑफ तमिलनाडु। इसमें भी मैं बहुत ज्यादा चीजें आपको नहीं बताऊंगा, उसका एक रीजन है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स इन जगहों पे हो रही हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे तमिलनाडु हो,
ये प्रॉब्लम्स इवॉल्विंग है दोस्तों, ये प्रॉब्लम्स अभी आगे और बढ़ेंगी, ये अभी खत्म नहीं हुई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप चेन्नई की बात करो, चेन्नई में 54,449 कंफर्म्ड केसेस आ चुके हैं, दिल्ली में लगभग 50,000 है। चेन्नई की बात मतलब तमिलनाडु की बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में 54,000 केसेस आ चुके हैं। अब अगर बात किया जाए तमिलनाडु में केसेस के डिस्ट्रीब्यूशन की, तो तमिलनाडु के जो केसेस हैं बेसिकली वो चेन्नई के अलावा उसके आसपास की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं। वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी हैं? तो एक तो है चेंगलपट्टू, एक है आपकी कांचीपुरम, और एक है आपकी तिरुवालुर, और उसके अलावा चेन्नई। तो ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स है भाई, यहां पे बहुत ज्यादा केसेस फैले हैं। तो ऑथर ये बोल रहा है कि अगर चेन्नई को अपने केसेस को सॉल्व करना है, उसके पास इस समय पे सबसे बेस्ट तरीका है। क्या बेस्ट तरीका है? आप डोर से डोर सर्वेलेंस करो। आपको पता है कि मैक्सिमम केसेस इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो अगर आप इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल कर पाते हो, चूंकि आपको ये पता है कि आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, तो अगर आप एरिया ऑफ ऑपरेशन में इंक्रीज एक्टिविटी करते हो, घर घर जाके सर्वेलेंस करते हो, जो भी दिखे उसका टेस्ट करते हो। और अभी के लिए एक सिम्टम और जोड़ा गया है कोरोना वायरस में, स्मेल और टेस्ट। अगर किसी को लगता है कि वो सूंघ नहीं पा रहा है, या उसको लगता है कि खाने का टेस्ट नहीं आ रहा, तो ये भी कोरोना वायरस का एक सिम्टम हो सकता है। अभी के लिए नियम क्या है? नियम ये है कि अगर एक कॉम्बिनेशन सिम्टम्स हैं आपको, तो ही आपका टेस्ट होगा। ऑथर यहां पे बोल रहा है कि ये जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु की, जहां सबसे ज्यादा केसेस हैं, यहां पे भाई टेस्टिंग के लिए कोई भी आप सिम्टम का कॉम्बिनेशन मत रखिए, जो दिखे टेस्ट करिए, तभी आप चीजों को पकड़ पाओगे। अगर अभी भी आप सिर्फ ट्रेवल हिस्ट्री देखोगे, अभी भी आप देखोगे कि इसके टच में कौन कौन आया है, तो आप इस बीमारी को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। एग्रेसिव टेस्टिंग रिक्वायर्ड है। अच्छा, ये भी बोला गया है कि एग्रेसिव टेस्टिंग रिक्वायर्ड है, और इन्फेक्टेड पीपल है उनको साइड करना, उनको आइसोलेट करना, उनको क्वारंटीन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तभी यूजफुल होगा जब आप एक छोटे टाइम में इस चीज को करोगे। अगर टाइम ज्यादा लग गया आपको, तो यही लोग बहुत सारे और लोगों को भी कोरोना वायरस कर देंगे। और एक एग्जाम्पल यहां धारावी का लिया गया है। देखिए, मुंबई में ज्यादातर केसेस धारावी में थे, तो अगर धारावी के कोरोना कर्व को कंट्रोल किया जा सकता है, जहां लोग इतने क्राउडेड नेबरहुड्स में रहते हैं, अगर वहां पे कंट्रोल किया जा सकता है, जो एशिया का सबसे बड़ा स्लम है, तो चेन्नई और तमिलनाडु और इन सब डिस्ट्रिक्ट में तो किया जा ही सकता है। ऑथर यहां पे यही बोल रहा है। तो प्रोएक्टिव स्क्रीनिंग, आप घर घर जाके स्क्रीनिंग करिए, एग्रेसिव टेस्टिंग करिए, इन इलाके में जो भी लोग मिल रहा है सबकी टेस्टिंग करिए, लोगों को क्वारंटीन करिए, कम समय में करिए, तभी आप चीजों को रोक पाएंगे। यही वो आइडियाज थे जो धारावी में काम किए, यही वो आइडियाज है जो आपका तमिलनाडु में काम करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।